कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है इस मॉडल पेपर का प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए हम हर एक क्वेश्चन का आंसर को जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है इस मॉडल पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। अगर आप भी ध्यान रहे कि जब भी आप एग्जाम में बैठने जाए तो जब आपको पेपर मिले तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन कौन सा प्रश्न आपको ढंग आ रहा है। जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले आप लिख डालिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में उसको लास्ट में सोचेंगे, विचारेंगे और जो सोच सोच के जो लिखना होगा उसको हम लिख डालेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद से जो है जो ढंग आता है उसका आंसर लिख करके तब जो नहीं आता उसके बारे में कुछ जो है आपको लिख देना चाहिए। तो हमने भी वैसे किया है। सबसे पहले जो मॉडल पेपर था इसके हर एक प्रश्न को हम लोग जान चुके हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाएं इसके पीछे वाले वीडियो को देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न को हमने अच्छे से वहां पे समझा रखा है और कौन कौन सा इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने बता रखा है। तो जाए वहां पे समझिए और फिर आकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसकी पहले वाली वीडियो में जो बहुविकल्पी प्रश्न था 4 क ख ग घ, ये हम पहले के चारों प्रश्न को हम पे बात कर चुके हैं। हम दूसरे क्वेश्चन से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होगा हम लोग का, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। 1 नंबर वाला प्रश्न है। कितने नंबर वाला प्रश्न है? 1 नंबर वाला प्रश्न है। 5 प्रश्न है। इन पांचों को पहले चर्चा करेंगे, फिर से हम लोग दूसरे प्रश्न में चलेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है स्तनपान अनार्थ, ठीक है ना, स्तनपान अनार्थ के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ बताना है। कि जो स्तनपान अनार्थ होता है उसके गर्भ निरोधक के बारे में हमें 2 लाभ बताना है कि ये किस तरह से जो है हमें लाभ पहुंचाता है, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि ऐसे उपाय जिसकी सहायता से गर्भधारण से बचा जा सके, वैसे उपाय को बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक उपाय। तो जो स्तनपान अनार्थ है एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है। अगर कोई महिला जो है बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद से लगभग 5 से 6 महीने तक शुरुआती जो है 5 से 6 महीने तक लगातार भरपूर जो है स्तनपान कराती है, उस समय जो है उसको गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम होती है। उस समय गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो है गर्भ निरोधक उपाय होता है। लेकिन कह रहे हैं कि इससे लाभ क्या है? लाभ यह है कि भाई इस उपाय को अपनाने से किसी भी तरह का जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी तरह के बाहरी चीजों का, केमिकल का, बैरियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि हमारे शरीर पर या काम इच्छा पर कोई भी साइड इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक उपाय होता है जिसकी वजह से जो है किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो वही देखिए 2 उपाय यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला जो है इसका जो आंसर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग आंसर है। यह स्पष्टता जो है प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है। मतलब कि जो स्तनपान जो अनार्थ है ये क्या है? एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जो अभी समझाए आपको हम, ठीक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, मतलब जिसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित ही कुछ श्रेणी का होता है। कह रहे कि जो शिशु का जो पालन पोषण होता है, अगर पोषण की बात करें तो वह निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है। क्यों उच्च श्रेणी का होता है? कारण क्या इसका है? कारण यह है इसका कि जो माँ का जो दूध होता है उसके अंदर जो है हर एक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। और बच्चे के लिए, शिशु के लिए जो है माँ का ही दूध सबसे उत्तम पोषण होता है, ये सबसे उत्तम भोजन होता है। तो वह उसके लिए उच्चतम श्रेणी का विकास होता है, इससे श्रेणी का। तो हम बोल सकते हैं कि जो भाई अगर माँ जो है शुरुआती दिनों में बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो लाभ इससे ये है कि उसका अच्छे पालन, अच्छे पोषण होता है। और साथ में कह रहा है कि साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। क्या बोल रहा है कि साथ ही क्या होता है, जब माँ जो है बच्चे को स्तनपान कराती है उस समय क्या होता है, माँ के ब्रेन से जो है भाई एक हार्मोन निकलता है। अगर हम चर्चा करें, सही से बताना चाहें आपसे तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो लविंग हार्मोन होता है। और वो लविंग जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो हार्मोन जो है माँ का जो है स्नेह बढ़ा देता है पुत्र के लिए या शिशु के लिए। जो बच्चा है उसके लिए क्या करता है भाई, माँ का प्रेम बढ़ा देता है, उससे माँ का प्रेम बढ़ता है, माँ अच्छे से खुश होती है। और जो है इससे खुश होने से क्या होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, माँ जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। ये इससे जो है लाभ है स्तनपान करने से। एक तो पहला लाभ यह है कि भाई वो गर्भ निरोधक के रूप में भी काम कर रहा है। दूसरा लाभ यह है कि भाई बच्चा का पोषण मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, बाहरी दूध नहीं पिलाना पड़ रहा है उसको भाई, जिससे कि बच्चा का शरीर मजबूत होता है। भाई बाहरी दूध पिलाएंगे क्या होगा, बच्चे का शरीर मजबूत नहीं होगा, उससे बच्चा बीमार ज्यादा पड़ेगा।
लेकिन माँ का स्तनपान कराने से भाई फायदा क्या है कि भाई बच्चे को अच्छे से पोषक तत्व मिल रहा है, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और कह रहे कि साथ में माँ भी खुश रहेगी और माँ का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इससे यह लाभ है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये टॉपिक अगर देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथ में क्वेश्चन भी लिखा गया है हम लोग, ठीक है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न था क नंबर, और इसी का दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं। दूसरा था हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, ब्लीडर मतलब कि खून बहाने वाला रोग। देखिए हीमोफीलिया में होता क्या, समझा देते हैं आपको। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसका जीन जो है एक्स गुणसूत्र पर होता है, और यह जो है एक लिंग संलग्न रोग होता है। लिंग संलग्न रोग का मतलब कि इस बीमारी का जो जीन होता है वह लिंग गुणसूत्र पर होता है, और लिंग गुणसूत्र पे किस पे होता है, तो एक्स वाले पर होता है। किस पर होता है, एक्स वाले पर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस रोग में होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हुआ है तो अगर शरीर में कहीं भी कट जाता है, शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तो उससे के शरीर से लगातार खून बहता रहता है, उसके शरीर से लगातार खून बहता रहता है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। कह रहे कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है। कह रहे कि जो रुधिर से थक्का जो बनाने वाली जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का अभाव होता है, क्योंकि इसमें थक्का नहीं बन पाता है, रुधिर का थक्का इसमें नहीं बन पाता, उस प्रोटीन का अभाव होता है जिसकी वजह से बीमारी होता है। क्योंकि इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है, इस कारण इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। मतलब कि छोटा से भी अगर चोट लग जाए तो उसका लगातार खून बहता रहता है, वह खून जो है बंद नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहा गया है। सिंपल भाषा में एक ही लाइन में आपको लिख दिया गया है, इसको आपको याद कर देना है, ठीक है बाबू। अच्छा, ख नंबर हो गया है। ग नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ग नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ये ग नंबर प्रश्न है। भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम तमाम तरह के जीवों के अंदर डीएनए के अंदर परिवर्तन लाते हैं, तमाम तरह की दवाइयां बनाते हैं जिससे हम वांछित पदार्थों को प्राप्त करते हैं। भाई दवाई बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, जिन चिकित्सा में इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह के अनुवांशिक बीमारी के बारे में पता लगाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा बहुत इसकी परिभाषा दी गई है, इसके बारे में बताया गया, लिख सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविकी या जैविक कारक, सॉरी देखते हैं यहाँ से, जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हो अथवा अजीवित कोशिका हो या कोशिकाओं के लाभदायक उत्पाद महत्व के लिए बनी विधि है। मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एक विधि है, एक मेथड है जो किसके लिए काम करता है, कि जैविक कारक के लिए काम करता है, ठीक है ना। कि वो जैविक कारक हो सकता है कि वो जीवित हो सकता है अजीवित हो, या हो सकता है कि भाई कोशिका का कोशिकांग हो, उसके लिए काम करता है और वांछित पदार्थ को प्राप्त करता है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम ये समझते हैं, इतना बता सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो जो है, बायो से मतलब है लाइफ से, और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक से। भाई टेक्नोलॉजी जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मशीनों की सहायता से हम क्या करते हैं, भाई अलग अलग मशीनों की सहायता से हम पदार्थों को बनाते हैं, दवाई बनाते हैं। भाई इसका उपयोग जो है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं चिकित्सा निदान में करते हैं, इसका उपयोग जो है बीमारियों को पता करने में, वैक्सीन बनाने में, डीएनए के अंदर परिवर्तन लाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो भी आपको समझ में आया, अगर पढ़े होंगे तो भाई थोड़ा बहुत ऐसे लिख देंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 नंबर कैसे भी करके, ठीक है बाबू, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ग नंबर प्रश्न में आते हैं। ग नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर है घ नंबर हो गया ना, घ नंबर, ठीक है। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जिसको बोलते हैं जीएमओ, क्या बोलते हैं जीएमओ को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं बाबू, ठीक है ना, जीएमओ बोलते हैं। तो भाई ये जीएमओ ऐसे जीव होते हैं या ऐसे पौधे हो सकते हैं, ऐसे कवक हो सकते हैं जिनके अंदर जो है अनुवांशिकीय रूप से परिवर्तन किया जाता है, जिनके डीएनए के अंदर बदलाव करके कुछ उनको तैयार किया जाता है, उनके एक नए लक्षण लाया जाता है, उसी को बोलते हैं, वैसे जीवों को बोलते हैं जीएमओ बोलते हैं, ठीक है। जीएमओ पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, या कोई कवक भी हो सकता है,
किसी भी वर्ग के, देखिएगा साफ तौर पर, किसी भी वर्ग के पौधे या जंतु अथवा अन्य जीव जिनकी जीन्स का मतलब क्या, डीएनए का छोटा खंड, जीन्स जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा परिवर्तित किया जा चुका है। मतलब कोई भी जीव है, जंतु है, पौधा है, कवक है या कुछ भी है, अगर उसके जीन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उसके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है तो उस जीव को हम क्या बोलेंगे, जीएमओ बोलेंगे, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव बोलेंगे, जीएमओ बोलेंगे। ठीक है बाबू, या कहलाते हैं। पारजीवी जंतु भी इनको ही कहते हैं, जिनके अंदर जो है बदलाव ला दिया गया है, जिनके अंदर डीएनए के अंदर परिवर्तन कर दिया गया, इनको ही पारजीवी जंतु कहते हैं। जैसे सुअर हो गया, भेड़ हो गया, चूहे हो गए, गाय आदि जो है बाहरी जीन्स का स्थानांतरण किए जा चुके हैं, इनके अंदर भाई ये परिवर्तन किया जा चुका है। ठीक है भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। सहजीवन से आप क्या समझते हैं? सहजीवन का मतलब साथ साथ जीना। सहजीवन मतलब साथ साथ जीना। जैसे लाइकेन जो होता है, लाइकेन में दो चीज होते हैं, शैवाल भी होता है, कवक होता है, दोनों साथ साथ जीते हैं। चलिए परिभाषा को समझते हैं। उत्तर में दो विभिन्न जातियों के मध्य, दो विभिन्न अलग अलग जाति के मध्य इस प्रकार का धनात्मक करके, इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक को ही लाभ होता है। हो सकता है दोनों जीव को लाभ हो या किसी एक का लाभ हो। एक का लाभ होगा तो वो ठीक है, दोनों को लाभ होगा तो वो ठीक है, पर कि ऐसा अंतर संबंध, धनात्मक मतलब क्या भाई, वो हमेशा प्लस में ही रहेंगे, कभी उनको हानि नहीं होगा, लाभ ही होगा। दोनों को लाभ हो सकता है या किसी एक को लाभ हो सकता है, ठीक है ना। किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है, कारण कि दोनों में से किसी को हानि नहीं होगी। ऐसे जीवन को सहजीवन तथा ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं या ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई दो अलग अलग जातियों के बीच ऐसे संबंध, ऐसे धनात्मक संबंध जिसमें से दोनों जीवों को अथवा किसी एक जीव को लाभ हो, दोनों जीव को लाभ हो तो वो ठीक है, एक जीव को लाभ हो तो वो ठीक है। अच्छा, किसी को इसमें हानि नहीं होगा, किसी की को हानि नहीं होगा, और ऐसे जीवन को सहजीवन कहेंगे तथा ऐसे पौधों को सहजीवी पौधा कहेंगे। करके लाइकेन जो होता है, लाइकेन शैवाल इसमें और कवक होता है, दोनों साथ साथ जीते हैं। शैवाल जो है ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं भाई, दोनों साथ साथ जीते हैं। शैवाल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये परपोषी होता है, ये स्वपोषी होता है। लेकिन जो है जो कवक होता है शैवाल को आश्रय देता है, और कवक क्या करता है, उसको वो पानी देता है, पानी जड़ से मिट्टी से क्या करता है, पानी को लेकर के, खनिज लवण लेकर के शैवाल को देता है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, मतलब कि क्लोरोफिल का सहायता से करता है, अपना भोजन बना लेता है, और भोजन अपने भी देता है और कवक को भी देता है। तो ये दोनों साथ साथ जीते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं लाइकेन है। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लाइकेन है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है बाबू, तो एक नंबर में 5 प्रश्न थे और 5 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब आते हैं भाई तीसरे वाले में लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने अंक वाले, 2 अंक वाले प्रश्न में आते हैं कि 2 अंक वाले देखते हैं क्या है। विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। विसंक्रमण का मतलब क्या होता है, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन किसी भी, जैसे ऑपरेशन जो थिएटर होता है, उसमें ऑपरेशन थिएटर जहां पे ऑपरेशन किया जाता है, किसी भी औजार को इस्तेमाल करने से पहले उसको स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज का मतलब होता है कि भाई जो है उसको जीवाणु मुक्त किया जाता है। मान लीजिए जैसे खुले में भाई बर्तन रखा गया है या कोई भी औजार रखा गया, ऑपरेशन करने वाला जो भी उपकरण है, औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको यूज करने से पहले उसको जो है बैक्टीरिया रहित किया जाता है। बैक्टीरिया जो भी इसमें लगे हुए हैं उसको अच्छे से स्टेरलाइज किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी को बोलते हैं विसंक्रमण। क्या बोलते हैं, विसंक्रमण। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। किसी स्थान, कोई स्थान हो सकता है या वस्तु, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। भाई कोई स्थान भी तो हो सकता है। मान लीजिए अस्पताल में जाएंगे तो क्या किया जाता है, देखते हमेशा पोछा लगाया जाता है भाई, जो फिनाइल होता है उससे पोछा लगाता है, किसी भी तरह की बैक्टीरिया न हो, वहां पे किसी तरह की गंदगी न हो, तो उसको स्टेरलाइज किया जा रहा है। क्या कहते हैं, स्टेरलाइज किया जा रहा है। अच्छा, बैक्टीरिया से मुक्त किया जा रहा है उसको। करके जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण की, ऑपरेशन में जो भी उपकरण उपयोग किए जाते हैं उसको क्या करते हैं, उसको उपकरणों को, यंत्र को आदि को विसंक्रमित करने के लिए उष्मा, रसायन तथा छानने की विधि प्रयोग में लाई जाती है। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए गए
जाने वाले यंत्रों और उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रख करके उनकी विसंक्रमण किया जाता है। समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव जिसके अंदर भाई हर एक औजार को डाल करके, हर एक इंस्ट्रूमेंट को डाल करके अच्छे से उसको स्टरलाइज किया जाता है, उसको जीवाणु मुक्त किया जाता है, ताकि वो अच्छे से भाई जब ऑपरेशन करे तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन फैलने का डर ना हो। आपको ऑटोक्लेव देखना है तो अगले पेज में आप देख सकते हैं। इस तरह का ये बर्तन होता है, जैसे बर्तन होता है, ये ढक्कन हो गया, ढक्कन को खुल क्या करते हैं, ढक्कन को खोल करके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, औजार है ऑपरेशन करने वाले, सब उसके अंदर रख दिए जाते हैं और नीचे से इसको गर्म किया जाता है और इसके अंदर पानी रहता है और भी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को अच्छे से मार देती है। ठीक है, और वहां पे वो अच्छे से मुक्त हो जाता है। और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छे से ग्लव्स पहन करके और स्टरलाइज ग्लव्स पहन करके, सर्जिकल ग्लव्स पहन करके उसको टच किया जाता है। बिना ग्लव्स और जो लूज ग्लव्स होता है आप उसको पहन करके आप इसको टच भी नहीं कर सकते हैं इसके स्टरलाइज करने के बाद से। ठीक है, तो भाई वही व्यक्ति टच कर सकता है जो सर्जिकल ग्लव्स पहना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल की प्रभावता के नियम को समझाइए कि मेंडल की प्रभावता के नियम क्या था। सिंपल सा है। पहले तो आप समझिए कि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो कारक या दो जीनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर लंबा पौधा है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल टी की आवश्यकता होती है। इसमें दो जीन है, देख रहे हैं ना, इसमें दो जीन है। बौना पौधा है तो बौने पौधे को प्रदर्शित करने के लिए दो जीन की आवश्यकता होती है, स्मॉल टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो जीन तो होते हैं लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, ये लंबा पौधा कैपिटल टी है तो समयुग्मजी है, इसके युग्मक क्या है, समान है, तो इसके जीन समान है। अच्छा, बौना वाले में क्या है, स्मॉल टी ये भी समयुग्मजी है, इसके भी युग्मज क्या है, समान है। लेकिन कभी कभी विषम युग्मजी होता है, मतलब अलग अलग तरह के जीन होते हैं। कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल टी होता है। तो जब किसी पौधे के अंदर या जब किसी संतति पादप के अंदर जो है एक कैपिटल टी आ जाए और एक स्मॉल टी आ जाए तो उसमें से किसी एक का लक्षण ही दिखता है और एक का लक्षण नहीं दिखता है, छिप जाता है। तो जिसका लक्षण दिखाई देगा उस लक्षण को प्रभावी लक्षण बोलेंगे और जिसका लक्षण नहीं दिखाई देगा उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि जब किसी संतति पादप के अंदर जो है दो विपरीत तरह के जीन आते हैं तो उनमें से किसी एक का जीन प्रदर्शित होता है और एक का जीन प्रदर्शित नहीं होता है। एक का जो लक्षण होता है वो छुप जाता है। भाई एक जीन का लक्षण क्या होगा, दिखेगा, प्रदर्शित होगा, और एक जीन का लक्षण जो उसमें छुप जाता है, नहीं दिखता है। जिसका दिखता है उसे प्रभावी, जिसका नहीं दिखता है उसे अप्रभावी। और अतः जो है इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। वही नियम यहाँ पे समझाया जाएगा, उसी चीज को यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए कि प्रत्येक एक लक्षण किसी विशेष कारक के जुड़े या युग्म से नियंत्रित होता है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक एकल लक्षण, मतलब कि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए किसी विशेष कारक का मतलब क्या, जीन के जोड़े, मतलब जीन के जोड़े, जो जीन होंगे ना उनके जोड़े से नियंत्रित होगा। मतलब कि जोड़े के रूप में देखिए ना, क्या है, जोड़ा है ना, जीन जोड़े के रूप में है। अच्छा, एक ही लक्षण के दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। कारण कि भाई देखिए एक ही लक्षण क्या है, लंबा है तो कैपिटल टी है, पर इसी लंबे वाले का हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, विपरीत प्रभाव वाले हैं, विपरीत कारक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, विपरीत प्रकार के यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, तब सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। सिंपल से भाषा में करा है, कारक का मतलब जीन, कारक का मतलब क्या है, जीन। इसको पहले कारक कहा जाता था, बाद में इसको जीन कहा गया, समझिएगा। कहना कि एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो विपरीत तरह के भी कारक हो सकते हैं, मतलब जीन हो सकते हैं। लेकिन तब कह रहा है कि जब ऐसा हो कि जब एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जब अलग अलग तरह के जीन हो तो उनमें से कह रहा है कि केवल एक ही जीन का लक्षण दिखेगा, एक जीन का लक्षण नहीं दिखेगा। सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव, मतलब अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा प्रभावी कारक कहलाता है जिसका लक्षण प्रभावी दिखेगा, जिसका लक्षण दिखेगा उसे प्रभावी जीन कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। तथा दूसरा अप्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे अगले पेज में उदाहरण देख लीजिए इसका। देखिए कह रहा है कि उदाहरण, जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध विषम शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण
कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, मतलब छिपा रहता है। कारण कि पीढ़ी के संतान पौधे विषम युग्मजी होते हैं। समझ लीजिएगा क्या बोला है कि मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है, सम युग्मजी एक लंबा पौधा है, सॉरी यहाँ पे देखिए एक लंबा पौधा मान लीजिए, सम युग्मजी कैपिटल टी है। एक मान लीजिए बौना पौधा है, स्मॉल टी है। इनके बीच संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बाबू? संकरण कराते हैं, ठीक है ना। इनके बीच हम लोग संकरण कराते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। इनके बीच हम संकरण कराते हैं। तो जब क्या करेंगे, ये हो गया आपका भाई चल साइन फटाओ यहाँ पे, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इनके बीच संकरण कराएंगे। एक मान लीजिए ये नर वाला भाग है, ये मान लीजिए मादा वाला भाग है। संकरण कराएंगे तो क्या होगा, इसका युग्मक बनेगा कैपिटल टी, इसका भी युग्मक बनेगा स्मॉल टी। अब क्या करें, इसके युग्मक से इसको मिला देंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फिर इसी का युग्मक इसके साथ मिला देंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा, फिर इस वाले का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी वाले का इसके साथ मिला दिए, ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट इसको मिला दिए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या होगा, सभी चारों पौधों में क्या है, एक ही जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी पौधे कैसे होते हैं, सभी पौधे लंबे होते हैं, लंबे होते हैं मतलब क्या भाई, इसका जीन कैसा है, लंबे वाले जीन कैसा है, कैपिटल टी है, बौने वाले का जीन कैसा है, स्मॉल टी है। तो जब एक साथ ये दोनों आए हैं, एक लंबे का जीन है, एक बौने वाले का जीन है, तो केवल इसमें से लंबे वाले का जीन दिखता है, लंबे वाले जो है लक्षण जो है दिखता है, कैपिटल टी का लक्षण दिखता है, ये पौधा लंबा हो जाता है। बौने वाले का लक्षण नहीं दिख रहा है, तो जिसका लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जिसका लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। और इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। सिंपल सा है कि जब एक पौधे के अंदर, जब एक संतति पादप के अंदर दो विपरीत वाले जीन आए, तो उनमें से किसी एक का लक्षण दिखता है और एक का लक्षण नहीं दिखता है। जो दिखता है उसे प्रभावी कहते हैं, जो नहीं दिखता है उसे अप्रभावी कहते हैं, और इसी को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। सिंपल सा है, इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। आप परिभाषा जो है ऐसे लिख दीजिए, और नहीं तो जैसे हम समझाए वैसे लिख दीजिए, आपके ऊपर कैसे परिभाषा आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपके ऊपर है, जिस तरह से आपको समझ में वैसे लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ग नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग नंबर में दिया है, मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जन्म स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिएगा कि जो मानव का जो भ्रूण होता है उसके जो 3 प्रारंभिक जो स्तर बनते हैं, जनन स्तर, जिनका जो अंगों का निर्माण करते हैं, शरीर के भागों का निर्माण करते हैं, उनका भविष्य क्या होता है, मतलब आगे चल करके कौन सा स्तर जो है क्या बनाता है। ये जो 3 स्तर होते हैं ना, ये 3 स्तर है, एक्टोडर्म होता है, दूसरा होता है मेजोडर्म नाम बता दे रहे हैं हम, और तीसरा होता है एंडोडर्म होता है। तो उसी का बोल रहा है कि भाई इनका ही काम बताइए, इनका भविष्य में क्या काम है, चलिए देख लेते हैं उत्तर में। भ्रूण के 3 प्रारंभिक जन्म स्तरों का भविष्य नीचे दिया गया। पहला है एक्टोडर्म से बनते हैं, क्या बनते हैं, पहला करिए त्वचा का एपिडर्मिस, त्वचा का जो ऊपरी वाला जो परत होता है ये बनता है एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। त्वचा ग्रंथियां बनती है, कौन सी ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथि बनती है, बाल बनता है, नाखून बनता है, ये सब बनता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र बनता है हमारे शरीर के अंदर, किसके द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि का मेडुला, भाई 2 पार्ट होता है भाई, कोर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। तो भाई मेडुला वाला भाग बनता है, भीतर वाला भाग बनता है। पीस ग्रंथि का मध्य पिंडक बनता है, पीनियल ग्रंथि बनता है इसी में कह रहे कि नेत्र बनेगा, नेत्र से संबंधित भाग बनेंगे, अंतःकरण बनेगा, लाल ग्रंथि बनेगा, लेक्रेमल जो ग्रंथियां होती है, लेक्राइमल ग्रंथि का मतलब क्या, जब हम रोते हैं तो आंसू गिरता है, तो जो आंसू जो निकलता है वो लेक्राइमल ग्लैंड से ही निकलता है, आंसू निकलता है, ध्यान रखिएगा। दांत का जो एनिमल होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है शरीर का, यह भी जो है एक्टोडर्म से बनता है। तो देखिए लिखा गया इतना नहीं लिख करके आप अपने जो है, आपको जितना याद आता है इसमें से उतना भी अगर लिख देते हैं तो एक्टोडर्म से जो है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई जितना याद आता है उतना ही लिखो, काफी है।
पढ़ लो सब, कुछ याद कर लो इसमें से, ठीक है बाबू। अच्छा आते हैं अगला पेज में। मेजोडर्म से क्या क्या बनते हैं भाई? मेजोडर्म से क्या बनता है कि त्वचा का डर्मिस, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, डर्मिस उसके नीचे वाला परत है। पेशिया बनेगी, संयोजी ऊतक बनेगा, पेरिटोनियम बनेगा। पेरिटोनियम का मतलब कि जो हम लोग का जो स्टमक वाला जो पार्ट है, जो कैविटी होता है, पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं उसको, उसका निर्माण होगा। ब्रिक बनेगा मतलब किडनी बनेगा। जनन का मतलब होता है कि जो जनन ग्रंथि है वो बनेगी। अधिवृक्क का कोटेक्स बनेगा, जो अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी वाला भाग होता है भाई। एक्टोडर्म से मेडुला बन रहा था, हर मेजोडर्म से भाई कोटेक्स बनता है। हृदय बनेगा, इसी से रुधिर वाहिनियां बनेगी, कर की लिम्फ वाहिनियां बनेगी। आहार नाल का पेशी स्तर बनेगा, उपकला बनेगा, हृदय का आवरण बनेगा। प्लूरल स्तर का मतलब जो फेफड़े का जो स्तर होता है इसी से बना होता है। नेत्र की स्क्लेरोटिक और क्लोराइड स्तर भी इसी से बनता है। कर की दांतों का डेंटाइन भी बनता है। पृष्ठ रज्जु जो होता है बनता है इसी से। अंतःकंकाल बनता है, किससे बनता है? मेजोडर्म से बनता है। तो देखिए नाम बहुत सारा दिया है, आप इसमें से 4-5 को याद रखेंगे तब वो काम चल जाएगा। अब आते हैं एंडोडर्म से क्या क्या बनता है? क्योंकि एंडोडर्म से जो बनता है आहार नाल का भीतरी स्तर बनता है। आहार नाल का भीतरी स्तर, आहार नाल की ग्रंथियां बनती हैं, जैसे कि यकृत बनता है, अग्नाशय बनता है, पीयूष ग्रंथि का इसी से बनता है, थायराइड ग्रंथि इसी से बनता है, पैराथायराइड बनता है, थायरस ग्रंथि इसी से बनता है, श्वास नली इसी से बनेगा, किससे? एंडोडर्म से बनेगा। फिर श्वसनियां बनेंगी, फेफड़ा बनेगा, फेफड़ा का भीतरी स्तर, मूत्राशय का भीतरी स्तर बनेगा, जनन कोशिका आदि इसी से सब बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो मेजोडर्म से याद रखिएगा, एंडोडर्म से याद रखिएगा और एक्टोडर्म से याद रखिएगा। इनका भविष्य क्या होता है, मतलब आगे चलकर ये 3 चीजों का निर्माण करती हैं। ठीक है बाबू, ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरेगेट माता, सोरेगेट माता क्या होती है? सोरेगेट माता, बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए बहुत सारा ऐसे तकनीक लाया गया है जिसकी सहायता से जैसे संतान उत्पन्न कर सके। जैसे कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी के भी नाम सुने होंगे, उसकी सहायता से भी जो है भाई उस महिला के गर्भाशय के अंदर जो है जो युग्मनज होता है, जो निषेचित अंडाणु होता है, उसको सीधा जो है प्रवेश कर देता है गर्भाशय के अंदर, तो भाई उसका काम बन जाता है, संतान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके गर्भाशय के अंदर जो है, गर्भाशय के अंदर जो है वो बच्चा जो है, जो मतलब कि ऐसे कह जो जाइगोट होता है वो अंतरोपित हो ही नहीं पाता है और कभी हो भी नहीं पाता है। भाई एक तो हो नहीं रहा है और दूसरा कभी भविष्य में हो भी नहीं सकता है। तब ऐसी महिलाएं संतान कैसे उत्पन्न करती हैं? तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वह क्या करती हैं, अपने अंडाणु को और जो उसके जो पति होते हैं उसके शुक्राणु को लेकर के भाई निषेचित करा करके पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, किसी दूसरे महिला के गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है। जब किसी दूसरे महिला के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है तो वह महिला क्या करती है, उस बच्चे को पालन पोषण करती है जब तक उसका जन्म नहीं होता है, तब तक मतलब उसको कोख में रहता है। वह जब जन्म होता है तो फिर क्या करते हैं ये व्यक्ति उस बच्चे को ले लेते हैं। तो वो जो महिला है, जिस महीने के अंदर जो है 9 माह तक उस बच्चे के मतलब जिस महीने के कुख के अंदर जो 9 माह तक वो बच्चा पला है, उस माँ को, उस महिला को क्या कहा जाता है, उस महिला को ही सोरगेट माँ कहा जाता है, सोरगेट माता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो दूसरी महिला है जिसके गर्भाशय के अंदर जो है जो बच्चा है लगभग 9 माह तक उसके गर्भाशय में पला है, तो उस महिला को, उस माता को भाई सोरगेट माता कहा जाता है। वो महिला किस लिए करती है? तो भाई हो सकता है कि पैसे के लिए करे, ये काम पैसे के लिए करे। बहुत सारे बड़े बड़े जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए काम करवाते हैं। भाई किसी दूसरे माँ का जो है जो गर्भाशय होता है उसको किराए पर लेते हैं, भाई यूट्रस को किराए पर लेते हैं। भाई भाड़ा पे एक तरह से देखा जाए तो ये काम चल रहा है, सोरगेट माता कहा जाता है। लेकिन भाड़ा पे करना जो है एक तरह से अपमान की बात है, क्योंकि उस माँ का रक्त उस बच्चे के अंदर है, उस माँ का रक्त है, उस माँ के भाई शरीर से जो है इस बच्चे का पालन पोषण होता है, क्योंकि माँ का रक्त ही उस बच्चे के अंदर जाता है। माँ जो खाती है वो बच्चा भी खाता है, क्योंकि माँ जो खाती है वो ब्लड के अंदर जाता है, वही ब्लड बच्चे के अंदर जा रहा है और उसी बच्चे से, उसी ब्लड से उस बच्चे का पालन पोषण होता है। ठीक है, तो जो अलग बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं वो क्या करती हैं, वो अपने शरीर से बच्चा नहीं पैदा करके भाई दूसरे महिला से कराती हैं। वो कैसे कराती हैं, तो अपने अंडाणु को देकर के, अपने पति के शुक्राणु को लेकर के भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या उसका निषेचित करा करके उस दूसरी महिला के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, गर्भाशय के अंदर अंतरोपित करा दिया जाता है। और वह जो है महिला उस शिशु को, उस जाइगोट को क्या करती है, उस बच्चे को कह लीजिए कि 9 माह तक उसका पालन पोषण गर्भाशय के अंदर करती है। जब जन्म होता है फिर इनको दे देती है।
और ये क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो उस माँ को, वो जो महिला है, उस माँ को सरोगेट माता कहा जाता है। वही बात यहाँ पे समझाई जाएगी, उसी को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सरोगेट माता हेडिंग है, स्त्रियां अनेकानेक कारणों से विश्व भर में संतान सुख से वंचित रहते हैं। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। विश्व भर की कहानी है ये अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती हैं, मतलब कि वे अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती हैं, अर्थात वे बालपन की शिकार होती हैं। विभिन्न खोजों के द्वारा जो है ऐसी तकनीक सहायक जन्म प्रौद्योगिकी करके बहुत सारी ऐसी तकनीक विधि विकसित की गई है जिसकी सहायता से जो है, जिसका नाम है तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं, सहायक मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ART के द्वारा ये निसंतान मतलब क्या, जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, निसंतान अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इस तकनीक के लिए किसी सरोगेट माँ का सहारा लिया जाता है। सरोगेट माँ मतलब जो दूसरी माँ है जिसके अंदर जो है यह निषेचित अंडाणु को प्रवेश कराया जाता है, उस माँ को हम सरोगेट माँ बोलेंगे। इस कार्य के लिए प्राकृतिक माता के भ्रूण को प्रारंभिक अवस्थाओं में ही उससे प्राप्त करके सरोगेट माता के गर्भाशय में परिवर्धन के लिए रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो प्राकृतिक माता, मतलब जिस महिला के या जो महिला का लीजिए, जो महिला संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है, उसके से क्या किया जाता है, उससे जो है जाइगोट को प्राप्त किया जाता है। यह हो सकता है कि जो महिला संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है, हो सकता है कि भाई निषेचन हो जाता हो, ठीक है, जाइगोट बन जाता हो, लेकिन अंतरोपण ना होता हो, अंतरोपण होने में प्रॉब्लम हो, तो भाई उसके बने हुए जाइगोट को भी लेकर के सीधा क्या करते हैं, दूसरी महिला के गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर देते हैं। या हो सकता है कि निषेचन नहीं ना होता हो, जब निषेचन ना होता होगा तो क्या किया जाएगा, भाई महिला के गर्भाशय से या कर लीजिए महिला से क्या किया जाएगा, अंडाणु ले जाएगा और उस पुरुष से शुक्राणु ले जाएगा, दोनों को बाहर जो है किसी पात्र के अंदर उसका निषेचन करा करके तब उस महिला के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। कई कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये जो माँ है, जो दूसरी माँ है जिसके कोख में बच्चा पल रहा है, उस माँ को जो है सरोगेट माँ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो सरोगेट माँ पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। यह जो है एक तरह से कर लीजिए जो निसंतान है, जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनकी ये सहायता करते हैं। अर्थात सरोगेट माँ अब गर्भ धारण करती है और उसे वर्धित होने देती है, मतलब कि गर्भ के अंदर वो बड़ा होता है, ठीक है ना। और वास्तव में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग उन स्त्रियों के लिए ही संभव होता है जो गर्भ धारण कर तो लेती हैं किंतु उनके गर्भाशय में भ्रूण अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है और गर्भपात हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो तकनीक है उन स्त्रियों के लिए है जो क्या करती हैं, जिनके अंदर निषेचन तो हो जाता है लेकिन अंतरोपण नहीं होता है और जाइगोट लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता है और वह जो है गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो उन स्त्रियों के लिए क्या ये सरोगेट माँ एक तरह से वरदान के रूप में आती है कि भाई जो जाइगोट उनके अंदर बना है उस जाइगोट को निकाल करके दूसरी महिला के अंदर प्रवेश करा दिया जा रहा है, अंतरोपण करा दिया जाए गर्भाशय के अंदर। सरोगेट माता इस कार्य को कर पाती है, अर्थात भ्रूण पर पोषण प्राप्त करके भी प्राकृतिक माता पिता की संतान होता है। मतलब कि जो प्राकृतिक माता पिता जो हैं, जो जिस माता पिता का संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं उनको जो है दूसरी महिला के द्वारा संतान दिया जाता है, तो ये प्राकृतिक तब ये जाकर के माता पिता बनते हैं, ठीक है बाबू। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही बच्चे का 3 माता पिता है यहाँ पे भाई। एक देखा जाए, अगर देखा जाए ध्यान से, एक तो क्या पुरुष से क्या लिया गया है, पुरुष से शुक्राणु लिया गया है, दूसरी महिला से अंडाणु लिया गया है, दूसरी महिला से क्या लिया गया है, अंडाणु लिया गया है। अब इसको निषेचित करा के तीसरी महिला के अंदर प्रवेश कराया गया है। तो अब बताइए, अब हमको कमेंट में बता सकते हैं कि जो सरोगेट माता होती है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, क्या उस सरोगेट माता का लक्षण, क्या उस सरोगेट माता का लक्षण उस बच्चे के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, उस बच्चे के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो यस लिखिएगा, अगर नहीं आएगा तो नो लिखिएगा। आप लिखिएगा कि सरोगेट माता का लक्षण नहीं आता है, सरोगेट माता का लक्षण आता है। अगर ऐसे वाक्य बनाकर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में तो हम जान के खुशी होगी कि हाँ आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। और हम आपको जो है यहाँ से हमको जानकारी होगा कि हाँ आप कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, अंग नंबर प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को उल्लेख कीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में
जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, लक्षणों के आधार पर रोगी निदान, अरे कि भाई लक्षणों के आधार पर जल्दी से रोगी का निदान करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। रोगों के उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान प्राप्त हो रहा है, बल्कि इस समय अगर देखा जाए तो भाई बीमारियों के पता लगाने में और रोगी के उपचार में काफी ज्यादा हमारा बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। भाई मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से क्या है, तमाम तरह के मशीन बनाए गए हैं। भाई एक्सरे मशीन, भाई ब्लड जांच मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, उपचार में हेल्प करते हैं, जिसकी सहायता से हमें तुरंत बीमारी के बारे में पता चल जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ही दिन है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है कि जल्दी से जाकर किसी भी बीमारी के बारे में हम पता लगा ले रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी दिया है भाई, जो भी यंत्र बन रहा है सब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के यंत्र बनाए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से किसी भी तरह की बीमारी के बारे में पता लगाया जाए और उसका उपचार सही ढंग से कराया जाए, जिससे सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। कह कि भाई इससे क्या हो रहा है, जल्दी से उपचार में, मतलब कि उपचार में भाई काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, बीमारी का पता लगाने में। करके इससे क्या होगा, समाज हमारा स्वस्थ रहेगा। पहला यहाँ पे दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, बीमारी का नाम है बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, काफी खतरनाक बीमारी है सब। एड्स हो गया, करके रोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचानने में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, कि इन सब बीमारियों के बारे में जल्दी से पता लगाने के लिए, प्रारंभिक अवस्था के बारे में पता लगाने के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा टीका उत्पादन में, वैक्सीन बनाने में इसका इस्तेमाल, गर्भ अवस्था में रोगों की जांच के लिए, गर्भ अवस्था के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा है भाई, उसका जो है कोई बीमारी उसके अंदर है कि नहीं है, उसके बारे में भी पता लगाने में हेल्प कर रहा है। एस्ट्रॉइड हार्मोन उत्पादन, मतलब जो एस्ट्रॉइड हार्मोन होता है उसके उत्पादन में भी हमारी सहायता करता है। जीन चिकित्सा में भी हमारी हेल्प कर रहा है। जीन चिकित्सा मतलब कि कोई मान लीजिए कोई अनुवांशिक बीमारी है किसी भ्रूण के अंदर जो है, तो हम उसको उसी के अंदर सुधार करने का प्रयास किया जाता है जीन चिकित्सा की सहायता से। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन का, ठीक है ना, 5 प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन का 5 प्रश्न था। इसके आगे चौथा आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। तो इससे ये जो प्रश्न होगा या इसके जो आगे का प्रश्न होगा हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा और बड़ा हो सकता है। तो इसके आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों में क्या है, 4 क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पूरे किताब से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में हम चौथा, 5वां और 6वां 3-3 नंबर वाले में, और उसके बाद से बैठेगा 7वां, 8वां और 9वां, उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सब तैयार कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना तैयार करते हैं तो समझिए कि आप चैप्टर से आप 30% खूब आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, अगर एक आप मॉडल पेपर तैयार करते हैं तो समझिए कि एक मॉडल पेपर से आपका 30% खूब आराम से तैयार हो जाएगा और आपको कोई पास होने से नहीं रुकेगा। इतना ध्यान रखिएगा। 30% का मतलब क्या समझ रहे हैं, आपका 30% का मतलब समझिए 30 नंबर आपका मिलेगा। कैसे कि भाई एक तो 30 नंबर आप छोड़ दीजिए, उसका क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल का 30 नंबर छोड़ दीजिए, 30 नंबर हम आपको केवल एक मॉडल पेपर से बोल रहे हैं, 30 नंबर मिलेगा। 30 नंबर, ये 60 नंबर आपका हो जाएगा, आपको पास होने से कोई रोक नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आप ये मॉडल पेपर, इसके बाद से और 2-3 मॉडल पेपर हम तैयार करेंगे और सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।